नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे नर्मदा प्रवाह मार्ग के बारे में, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना गया है। तो दोस्तों देखते हैं मैप के माध्यम से। मध्य प्रदेश में नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर को माना गया है। और शुरू करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश को नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और बात करेंगे नर्मदा के उत्तर मध्य दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र के बारे में। तो यह पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हुए देखते हैं कि यह नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि नर्मदा की उन नामों के बारे में जानेंगे जो नाम नर्मदा के पुकारे गए हैं प्राचीन समय में। तो देखते हैं, नर्मदा नदी को कई नामों यानी उपनामों से जाना जाता है। नर्मदा को नर्मदा, रेवा, नर्मदा, अंग्रेजी में नर्बुद्दा, सोमप्रभा, रजनी और बालूवाहिनी। बालूवाहिनी दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा में अत्यधिक बालू का उत्खनन किया जाता है। इस कारण नर्मदा नदी को बालूवाहिनी कहा जाता है। और यह हाईलाइट इसलिए किया दोस्तों कि यह प्रश्न बनने वाला है प्रश्न परीक्षा में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नर्मदा के बारे में देखते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप देख पा रहे होंगे भौगोलिक चित्र के माध्यम से कि नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, यानी ये कहाँ से निकलती हुए किस दिशा में बहती है। तो दोस्तों आपको अपन एकदम स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं और आप समझा भी रहे हैं कि नर्मदा भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में खुले मुंह गिर जाती है। खुले मुंह का मतलब यह है कि यह डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। दोस्तों कन्फ्यूजन थोड़ा, डेल्टा बनाती है एस्चुरी बनाती है, क्लियर करके आपको बता दूंगा अंत में। तो देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे, जो उद्गम स्थल से लेकर अंतिम स्थल तक। तो 1312 किलोमीटर है यह इसकी लंबाई नर्मदा की। उद्गम स्थल जिसका दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ अमरकंटक में जो नर्मदा कुंड है, उस कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसलिए अमरकंटक अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। जो इन पहाड़ियों की आप भूगोल चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी इस प्रकार प्रभावित होते हुए निकलती है, जो 16 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा रेखा में प्रवेश करती है। तो यह 3 राज्यों से बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दूसरे पर बात करेंगे तो चंबल है, और यह मध्य प्रदेश से तो बहती हुई है और महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा का अपन ने अभी जल मार्ग देखा जो कहाँ कहाँ से होते हुए प्रभावित होती है। अभी नर्मदा का देखते हैं, नर्मदा कुंड जो जहाँ से नदी निकलती है, और इस पर बने कुछ बांधों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आप इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है सर्वप्रथम, मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में प्रवेश करती है, और यह प्रवेश करती है उसके बाद बहते हुए गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। आगे आप देख पा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की एक सबसे लंबी नदी है। फिर आगे चलकर गुजरात से बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। क्योंकि कहा गया है नर्मदा का जो वाहन है जो मगरमच्छ को माना जाता है। और आप देखिए कपिलधारा जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है। जो कपिलधारा जलप्रपात है वो आपका अमरकंटक में अवस्थित है। बाकी फिर जो बंजर नदी है जो छत्तीसगढ़ से बहते हुए मंडला में आकर नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है।
और यह इसकी नर्मदा की सहायक नदी भी मानी जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो बरगी बांध है, बरगी बांध दोस्तों जबलपुर में अवस्थित है। जो जबलपुर में बरगी नदी पर बना हुआ है, जो बरगी नर्मदा की सहायक नदी है और ये सहायक नदी बहते हुए नर्मदा में शामिल हो जाती है। और यहाँ जबलपुर में मैग्नीशियम और बेसाल चट्टानों का आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से काफ़ी अत्यधिक भंडार है। और यहाँ एक दुग्ध जलप्रपात नर्मदा नदी पर नर्मदा के द्वारा बनाया जाता है। जो धुआंधार जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों के कारण एकदम दूधिया दिखाई देने से इसे धुआंधार यानी धुआं के समान पानी उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए धुआंधार जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। आगे की बढ़ते हुए आप समझते हैं, देखते हैं। और यह नर्मदा नदी जैसे ही प्रभावित होती है आगे की तरफ, तो एकदम यहाँ से चट्टानों से पानी बहता हुआ तेज गति से बहता है, जिससे इसकी गति नर्मदा की तीव्र हो जाती है और यहाँ की चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती। और इसमें की सहायक नदियाँ हैं जो देख पा रहे हैं आप, शेर नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, हथनी नदी, दूधी नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। तवा नदी जो होशंगाबाद से निकलती है, इस पर तवा बांध भी बना हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह कोला नदी भी आकर इसमें समाहित हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ अभी कुछ बांधों के बारे में। अभी यहाँ बांध खंडवा में बांध निकलने वाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बांध होगा, इंदिरा गांधी सागर बांध। जो इंदिरा गांधी सागर बांध है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे आप इसका वीडियो हम अलग से लेके आएंगे और आपको इंदिरा गांधी सागर बांध के बांधों के जो टॉपिक्स रहेगा उसमें आप सभी बांधों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ फिलहाल अभी अब नदी के बारे में देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ओमकारेश्वर बांध भी है जो खंडवा जिले में अवस्थित है। जो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण बांध रहेंगे नर्मदा नदी पर, तो इनके बारे में हम देखेंगे, एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें काफ़ी चर्चा होगी। और दोस्तों देखते हैं नर्मदा की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, जो उद्गम स्थल से महाराष्ट्र की सीमा रेखा तक 177 किलोमीटर प्रभावित होती है मध्य प्रदेश में नर्मदा। यहाँ से आगे बहती हुए यह महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की सीमा रेखा 39 किलोमीटर और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से अंतिम उद्गम स्थल तक 74 किलोमीटर। उसकी कुल लंबाई महाराष्ट्र और गुजरात की दोस्तों यह आप यहाँ पे एक सरदार सरोवर बांध है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह गुजरात में अवस्थित है नर्मदा नदी पर। इन सब बांधों के, और यहाँ हिरनी नदी भी है। हिरनी नदी यह गुजरात में बहती है, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है गुजरात के लिए, क्योंकि इसे गुजरात की जीवन रेखा तो नहीं बोल सकते, पर काफ़ी यहाँ पे इसके द्वारा जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं गुजरात के, वो इसी नदी के किनारे लगे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है जो गुजरात और महाराष्ट्र में कुल बहती हुई है। तो दोस्तों देखते हैं, और यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं आपका अपना राधेश्याम, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आपका भाई आपके लिए एक एक टॉपिक्स, एक एक नदी को आसान भाषा में आपको समझाएगा। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।